हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली हमने अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट किया है। टोटल 11 डेज का हमारा ब्रिज कोर्स था, ठीक है, जिसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस ब्रिज कोर्स के सीरीज से। ओके, सो फाइनली अब हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ये हमारा पहली बुक का पहला ही चैप्टर है। सो बिना किसी देरी के फटाफट से हम अपना पहला चैप्टर करते हैं स्टार्ट। ओके, एंड आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। ओके, सो आज है हमारा लेक्चर 1। सो देखो भाई, सॉल्यूशन सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए टर्म बहुत नया है कि नहीं भाई हम 12th में आए तो पता नहीं हमको ऐसा क्या ही नया मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है और इससे छोटी क्लास में भी पढ़ा है हमने। क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, एक होमोजीनियस मिक्सचर जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, उसी को बस हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इस होमोजीनियस मिक्सचर को बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो या तो हम दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स करते हैं। देखो एक का कोई फायदा नहीं होगा, है ना, वो तो कहीं से मिक्सचर कहलाएगा नहीं। मिक्सचर कहलाने के लिए कम से कम जो मिनिमम चीजें हमें चाहिए होती है वो तो दो चाहिए ही होंगी ना, ठीक है। सो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two component, two or more than two component, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स की हमें जरूरत होती है। बट इन दिस चैप्टर हम किस टाइप के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे बेटा? इस चैप्टर में हम बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर में? बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमने सोल्यूशन जान लिया कि सोल्यूशन क्या होता है, बट आखिरकार ये बाइनरी सोल्यूशन क्या है? बाइनरी का मतलब होता है टू, ठीक है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी कि अब हमें ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर करना होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। सो व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन? बाइनरी सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ओनली टू कंपोनेंट, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन इज द homogeneous mixture of only two components, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स मिलाया जाता है। अब इन दो कंपोनेंट्स का नाम क्या है? एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो देखो, फाइंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम ये समझ ले कि आखिरकार सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है, उसके बाद हम इसको जानेंगे, ठीक है। तो इधर ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आप सबने देख लिया कि सोल्यूशन क्या होता है ना, और सोल्यूशन में हमने देखा कि बार बार कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात की जा रही है और वो कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, इनसे मिलके ही सोल्यूशन बनता है। सो बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें मैम कि हमारे पास सॉल्यूट क्या है गिवन सोल्यूशन में एंड सॉल्वेंट क्या है? तो उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्यूट के बारे में।
ठीक है। सॉल्यूट के बारे में देखो, सॉल्यूट SOLUT और एक ई, ठीक है, मतलब 5 और 6, इसमें कितने अल्फाबेट है? 6 ही तो अल्फाबेट है। लेकिन सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? 6 से ज्यादा अल्फाबेट है, 7 अल्फाबेट होते हैं ना, SOLVENT 7 अल्फाबेट है। देखो किसमें कम अल्फाबेट है? सॉल्यूट में, यानी कि उसकी क्वांटिटी भी कैसे हो जाएगी? छोटी रहेगी, कम रहेगी। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर किसी भी कंपोनेंट की कम क्वांटिटी अगर प्रेजेंट होती है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सॉल्यूट। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, क्या होता है सॉल्यूट बेटा? सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। पहली चीज कि हमेशा लेस क्वांटिटी में ये चीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और एक और बात, ये पता है क्या होती है? सॉल्वेंट के अंदर जाते ही ना अपनी जो आइडेंटिटी है उसको खत्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गिलास पानी लो, उस पानी के अंदर आपने चीनी डाला, अब जितना आपके पास पानी है उतना तो चीनी नहीं होगा, है कि नहीं है? उससे कम ही आपके पास चीनी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही चीनी को हम किसके अंदर डालेंगे, जैसे ही चीनी को हम पानी के अंदर डालेंगे, हम क्या देखेंगे कि चीनी जो है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डिसॉल्व हो गई है ना? चीनी जो है वो पूरी तरीके से किसके अंदर डिसॉल्व हो गई? पानी के अंदर डिसॉल्व हो गई। मतलब सॉल्यूट ने क्या किया? सॉल्यूट ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। यस, सॉल्यूट ने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया, ठीक है। उसकी आइडेंटिटी जो खत्म है, अब तो हमें पानी में पता ही नहीं चल रहा ना कि उसके अंदर कौन सा सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? यस, कि ये अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है। चेंज और लूज इट्स आइडेंटिटी, लूज इट्स आइडेंटिटी आफ्टर dissolving in solvent, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर जाते ही ये अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। चलो, सॉल्यूट के बाद अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। सॉल्वेंट के बारे में, तो जो जो चीजें अभी हमने सॉल्यूट के बारे में पढ़ी उसका जस्ट उल्टा मान के चलो सॉल्वेंट के बारे में होता है। सॉल्वेंट हमेशा हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक गिलास पानी लो और उसके अंदर चीनी डाल दो, तो पानी ज्यादा है कि चीनी ज्यादा है? पानी ज्यादा है, तो पानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। सो प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, ठीक है। किस चीज में प्रेजेंट होता है? हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, पहली चीज। और दूसरा क्या है इसमें? दूसरा क्या है? ये अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लूज नहीं करता। पानी के अंदर चीनी डालेंगे तो चीनी गायब होती है, पानी तो एज इट इज रहता है। तो नेवर लूज इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसी के आगे लिख देती हूँ, क्लियर है? नेवर लूज इट्स आइडेंटिटी, कभी भी अपनी आइडेंटिटी को ये लूज नहीं करता। तो आई होप कि अब आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता चल चुका है। यस और नो? देखो भाई, जितना सिंपल तरीके से हो सकता था मैंने आपको उतने सिंपल तरीके से बताया है। तो ये बिल्कुल बेसिक कहानी थी। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है आखिरकार उसमें सॉल्यूट क्या है और उसमें सॉल्वेंट क्या है। अगर आपने उसका आंसर किया दैट मींस जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया है, ठीक है। और अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो डोंट वरी, अभी तक हमने कौन सा पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। यस, चलिए। सो फाइंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, सो सबसे पहले है हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन। अच्छा देखो, आपने क्या सोचा होगा कि मैम क्वेश्चन कैसे देंगे कि बताओ चीनी और पानी में सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है ना? देखो यहाँ पे हम कॉमन नेम लेकर आए जो कि आपको ऑलरेडी 9th-10th में सिखा दी जाती है, ठीक है। उस कॉमन नेम से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिरकार ये कंपाउंड, ये सोल्यूशन क्या होगा और उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन है, सॉरी, ब्राइन सोल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन सोल्यूशन? क्या होता है ब्राइन सोल्यूशन?
ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है नमक का पानी। अब देखो जैसे ही आपको ये पता चला ओ ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है नमक का पानी, आप फटाफट से इसका आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर जो आपको ब्राइन सोल्यूशन का ही मतलब नहीं पता है तो क्या आप आंसर कर पाते? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बट आपको समझ में आना चाहिए था कि जो क्वेश्चन लिखा उसका मतलब क्या है। ठीक है, सो ब्राइन सोल्यूशन इज सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, पानी के अंदर क्या है यहाँ पे? नमक है। पानी के अंदर क्या है? यहाँ पे नमक है। नाउ यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि अब पानी के अंदर जो नमक है कौन सा इसमें से सॉल्यूट होगा, कौन सा इसमें से सॉल्वेंट होगा। यस, इसमें सॉल्यूट क्या है और इसमें सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, इसमें सॉल्यूट क्या होगा और इसमें सॉल्वेंट क्या होगा। तो देखो सॉल्यूट तो इसमें क्लियरली विजिबल है हमें कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो हमेशा सॉल्यूट कहलाएगा, और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो यहाँ पे सॉल्वेंट कहलाएगा। एंड वाटर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई वाटर इज सॉल्वेंट। एंड सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया है व्हाइल डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट, सो सॉल्यूट इज, सो सॉल्ट इज सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसका क्या मतलब हम समझ रहे हैं। देखो एक्वस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एक्वस का मतलब होता है वाटर। वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट इज CuSO4। ठीक है, एक्वस के अंदर यानी कि वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बता दो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, सोचो। यहाँ पे बताओ सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। देखो सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉरी सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो किसकी क्वांटिटी कम है यहाँ पे? कॉपर सल्फेट की, CuSO4 की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CuSO4 इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, कॉपर सल्फेट हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा? लूज कर देगा। समझ में आया? तो अभी तक तो इजी क्वेश्चन था, है ना? अभी तक तो बहुत इजी क्वेश्चन था। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लू विट्रॉल। नाउ अगेन ब्लू विट्रॉल इज अ कॉमन नेम। ठीक है, ब्लू विट्रॉल क्या है? कॉमन नेम है। ऑलरेडी आप क्लास 10th में ये चीज पढ़कर आ चुके हैं ब्लू विट्रॉल के बारे में। ठीक है, क्या होता है ब्लू विट्रॉल? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, वही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी के अंदर हमने भर भर के ये कॉपर सल्फेट डाल दिया, बिल्कुल भी नहीं। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट 5H2O। CuSO4 डॉट 5H2। अब आप ये बोलोगे अभी तो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाला। नाउ दैट एंड दिस, ठीक है, बोथ आर सेम, बट नहीं भाई ये दोनों सेम नहीं है। इसमें बताओ कि क्या सॉल्यूट होगा एंड क्या सॉल्वेंट होगा। सोचो जरा, देखो CuSO4 डॉट 5H2, इसमें कॉपर सल्फेट भी है वाटर भी है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी कॉपर सल्फेट था एंड वाटर था। समझ में आ रहा है? पिछले वाले में भी कॉपर सल्फेट एंड वाटर दोनों था। अब बता दो जल्दी जल्दी कि इसमें सॉल्यूट क्या होगा एंड इसमें सॉल्वेंट क्या होगा। इसमें सॉल्यूट क्या होगा एंड इसमें सॉल्वेंट क्या होगा। सी, जब आप कॉपर सल्फेट को देखोगे ना, ठीक है, या फिर आपने देखा भी होगा लैब में, जब आप कॉपर सल्फेट को देखते हो तो वो कैसा दिखता है आपको? ब्लू कलर का नमक जैसे पार्टिकल्स होते हैं उसके, जैसे हमारे घर में व्हाइट सॉल्ट होता है जो, ठीक है, व्हाइट कलर का जो सॉल्ट दिखता है टेबल सॉल्ट, वैसा ही आपको ये कॉपर सल्फेट दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा सूखा सूखा सा। लेकिन जब हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हमको कुछ ऐसा दिखता है कि फॉर्मूले के अंदर तो वाटर के क्रिस्टल्स हैं, बट इन रियलिटी हमें वो वाटर के क्रिस्टल्स नजर नहीं आते। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि यहाँ पे वाटर जो है उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया है, उसने अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। क्या हमें कॉपर सल्फेट यानी कि ये जो ब्लू विट्रॉल है उसमें पानी नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। सूखा हुआ हमको कॉपर सल्फेट नजर आएगा। कोई भी वाटर के क्रिस्टल्स हमको नजर नहीं आएंगे, बट इन रियलिटी देयर इज अ क्रिस्टल्स ऑफ वाटर। ठीक है, रियलिटी में इसके अंदर वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा वाटर। और जो हम हमेशा समझते हैं ना कि जहां जहां पानी होगा वहां वहां उसको हम सॉल्वेंट नाम दे देंगे। ठीक है, हम क्योंकि हम तो पढ़कर आए हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हाँ, ये बात करेक्ट है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बट यहाँ पे नहीं है वो चीज।
ठीक है, यहाँ पे जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट की कैटेगरी में आएगा, जिसकी क्वांटिटी कम है, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, वो सॉल्यूट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सो सॉल्वेंट यहाँ पे हो जाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4। देखो ये एक क्वेश्चन था ब्लू विट्रॉल वाला और ये क्वेश्चन था एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाला। दोनों में फॉर्मूला हमने क्या देखा, सेम था। इसमें भी पानी और कॉपर सल्फेट था, उसमें भी पानी और कॉपर सल्फेट था। नाउ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चेंज हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोटा सा ये तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम तो यूं ही पता कर लेंगे। नहीं भाई, गलती हो जाती है और इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, गलती हो जाती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा जिप्सम। जिप्सम क्या होता है भाई? जिप्सम भी हम कब पढ़कर आए? 10th क्लास में पढ़कर आए, है ना। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, जिप्सम का कैसा फॉर्मूला होता है? CaSO4.2H2O। अब जिस तरीके से ब्लू विट्रॉल के बारे में हमने बात की ना, ठीक है, जिस तरीके से हमने ब्लू विट्रॉल के बारे में बात की कि भाई उसमें तो वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं बट हमको नजर नहीं आते, दैट मींस वाटर इज सॉल्यूट। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम है। ये हमको कैसा नजर आता है? ये हमको सॉलिड फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, कैसा नजर आता है? ये हमको सॉलिड नजर आता है। दैट मींस वाटर जो है उसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया है? लूज कर दिया। तो वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाटर हो जाएगा सॉल्यूट एंड कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट। वाटर हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट एंड कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से अब इतना हमें क्लियर है। यस मैम, है ना। चलो एक और यहाँ पे इक्विमोलर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। अब क्या करें हम? अब क्या करें? अब तो दोनों ही लिक्विड आ गया हमारे पास, है ना। अब हमारे पास दोनों ही चीज लिक्विड फॉर्म में आ गई और दोनों कह रहे हैं इक्विमोलर है। ऐसा भी नहीं कि किसी की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम बोल दे कि भाई ये सॉल्यूट होगा कि ये सॉल्वेंट होगा। नहीं, इन्होंने हमारी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी ना, ठीक है, इनको लगा कि हमको सब आ गया है तो ये और ज्यादा स्मार्ट बन गए। ठीक है, बट हम भी ओवर स्मार्ट है पर बनना नहीं ओवर स्मार्ट हमको। देखो यहाँ पे क्या है, इक्विमोलर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। सेम अमाउंट है एल्कोहल का और सेम ही अमाउंट है यहाँ पे वाटर का। एल्कोहल यानी कि हम यहाँ पे इथेनॉल लेते हैं, ठीक है, एंड वाटर तो वाटर आपको पता ही है। चलो, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH एंड वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या आप ये बता सकते हो, क्या आप ये बता सकते हो कि इसमें से कौन सा सॉल्यूट होगा एंड कौन सा सॉल्वेंट होगा? सोचो जरा, कौन सा सॉल्यूट होगा इसमें और कौन सा सॉल्वेंट होगा? 1 लीटर हमने पानी लिया, 1 ही लीटर हमने अल्कोहल लिया, दोनों को हमने मिला दिया, है ना। हमने पानी में अल्कोहल मिलाया कि अल्कोहल में पानी मिलाया? क्या फर्क पड़ गया उससे? है किसने अपनी आइडेंटिटी को लूज किया? कैसे पता करेंगे कि कौन सॉल्यूट है एंड कौन सॉल्वेंट है? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, इन्होंने कहा इक्विमोलर है, मतलब दोनों के मोल्स कैसे होंगे? सेम होंगे। अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल ही होगा। और 1 मोल ऑफ C2H5 में इसका कितना मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट होता है? सोचो जरा, कितना मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट होगा यहाँ पे? तो 2 × 12 + 5 × 1 + 16 + 1 यानी कि 24 + 5 + 16, यही है 24 + 5 + 16। तो इसको देख लो जरा, 6 4 10 20 1 30, है ना, 20 30 40, कितना हो रहा है? C2H5 कितना हो जाएगा? 40 और 6, चेक करो ये 46 आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा। 12 2 24 है, 5 है और 6 + 16 + 1 भी तो है, हाँ 46 हो गया। ठीक है, कितना आ गया ये हमारा? 46 ग्राम आ गया। वहीं अगर हम वाटर के बारे में बात करें तो 2 × 1 + 16 यानी कि 18 ग्राम। किसका मास ज्यादा है बेटा? किसका मास ज्यादा है? जिसका मास ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसका मास कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, मास ज्यादा है मतलब यहाँ पे हम मोर क्वांटिटी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मोर क्वांटिटी है और ये हमारा लेस क्वांटिटी है। दैट मींस सॉल्यूट क्या हो गया यहाँ पे? सॉल्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाटर इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है यहाँ पे इथेनॉल। तो देखो जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के,
वो सारे के सारे पॉसिबल तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। एंड अब आपसे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि मैम अब हमको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को फाइंड आउट करें। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा, अब देखो हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं। तो टोटल यहाँ पे हमें बेटा कितने टाइप के सोल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे? टोटल 9 टाइप्स के सोल्यूशन देखेंगे। 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब ये 9 टाइप के सोल्यूशन बनते कैसे हैं? कैसे प्लस सॉल्वेंट, है ना, किससे मिलके बनते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है सॉल्यूशन। अब ये डिपेंड करता है कि हमने जो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया है वो उसका फिजिकल नेचर कैसा है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, क्या वो सॉलिड फॉर्म में, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है, क्या वो गैस फॉर्म में है। तो ये तीनों हो सकते हैं, तो सबके तीन तीन पॉसिबिलिटीज, यानी कि टोटल 9 पॉसिबिलिटीज हमारे पास आएंगी। टोटल 9 टाइप्स के हमको यहाँ पे सोल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अगर मान लो हमने यहाँ पे सॉलिड ले लिया, ठीक है, ये भी हम सॉलिड ले लेते हैं, तो हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा, ये भी हमारे पास सॉलिड ही बनेगा। फिर हमने यहाँ पे सॉलिड ले लिया, फिर हमने यहाँ पे लिक्विड ले लिया, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। फिर हमने यहाँ पे सॉलिड ले लिया और यहाँ पे ले लिया, तो सॉल्यूशन हमें कैसा मिलेगा? सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा गैस का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉलिड 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 के ही 3 बना लिए, फिर लिक्विड के 3 बना सकते हैं और गैसेस के 3 बना सकते हैं। हमेशा याद रखना जो सोल्यूशन होता है वो किसके नेचर पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट का नेचर कैसा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन भी सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में होगा, अगर सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में है तो सोल्यूशन भी गैसियस फॉर्म में ही होगा। तो पूरा का पूरा जो सोल्यूशन का नेचर है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और इसी का हम देखो, ये यहाँ पे क्लियरली विजिबल है क्या? हाँ, ये है हमारी बुक का, ठीक है, ये हमने अपनी बुक से लिया है, एनसीईआरटी की बुक से। टोटल 9 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले क्या है? गैसियस सोल्यूशन दे रखा है हमको। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में सबसे पहला है हमारे पास गैसियस सोल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट गैस है, दोनों के दोनों गैस है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सारे के सारे गैस आपस में मिल रहे हैं। सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। फिर है सॉल्यूट हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा गैस है। दैट मींस ओवरऑल जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? गैसियस सोल्यूशन ही बनेगा। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद द नाइट्रोजन गैस, ठीक है, क्लोरोफॉर्म किसके साथ मिक्स हो रहा है? नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स हो रहा है। तो पूरा जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी इन दी गैसियस फॉर्म ओनली। फिर है सॉलिड एंड गैस, यानी कि गैस के अंदर सॉलिड को मिला दो, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। गैस में क्या कर दो? सॉलिड को मिक्स कर दो, गैस में सॉलिड को मिक्स कर दो। उसका एग्जांपल क्या है? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के अंदर कैम्फर। फिर है लिक्विड सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो लिक्विड सोल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट हमारा गैस है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। दैट मीन जो सोल्यूशन हमको मिलेगा बेटा वो भी कैसा मिलेगा? लिक्विड फॉर्म का ही हमको सोल्यूशन मिलेगा। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, ओवरऑल कैसा दिखता है हमको? लिक्विड फॉर्म में ही दिखता है, ऑक्सीजन तो नजर आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड एंड लिक्विड, दोनों चीजें लिक्विड है। तो जो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना, इक्विमोलर ऑफ अल्कोहल इन वाटर, तो वो लिक्विड एंड लिक्विड का ही एग्जांपल था। सो इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, आ गया ना वो वाला सेम एग्जांपल, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। बट हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे सॉल्यूट है, कौन सा यहाँ पे सॉल्वेंट है। उसके बाद है सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा? सॉलिड एंड लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व है, तो लिक्विड के अंदर यानी कि पानी के अंदर आप चीनी डाल दो, पानी के अंदर आप नमक डाल दो, कुछ भी हो सकता है। तो ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड सोल्यूशन। हमारे पास क्या है यहाँ पे? सॉलिड सोल्यूशन है। जो भी सोल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म में हो जाएगा? सॉलिड की फॉर्म में हो जाएगा। सो गैस एंड सॉलिड, तो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम पे हाइड्रोजन का सोल्यूशन, हाइड्रोजन इज अ गैस यानी कि सॉल्यूट हो जाएगा। फिर लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड ऐड कर रहे हैं तो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, ठीक है।
उसके बाद है सॉलिड एंड सॉलिड, तो कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, कॉपर को डिसॉल्व में गोल्ड करती है। कोई भी एलॉय के बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हर एक फॉर्मूला, फॉर्मूला इन द सेंस कि ये जो कॉमन एग्जांपल है, फॉर्मूला तो ऐसा कोई नहीं है, एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन, ठीक है। अभी और फॉर्मूले आने हैं इस चैप्टर में, ओके। तो ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि जब सॉलिड सॉलिड मिलता है तो उसका एग्जांपल क्या होगा, जब सॉलिड लिक्विड मिलते हैं तो उसका एग्जांपल क्या होगा। तो ये 9 के 9 टाइप के जो सॉल्यूशन हैं ये आपको पता होने चाहिए, प्लस इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर है, इनके एग्जांपल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए, सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद अब हम बात कर लेते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये चीज आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा है ना। और जब हमने ब्रिज कोर्स किया था तो वहां पे भी मैंने इस चीज को इलैबोरेट किया था, क्लास 11th में भी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही इसको कवर किया है, ठीक है। तो काफी बार देखो, बहुत पहले ही हमने क्लास 11th में इसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उससे पहले हमने ब्रिज कोर्स में इसको डिस्कस कर लिया था, तीसरी बार हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन का क्या मतलब है, क्या मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन का। देखो, किसी भी लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है ना, या फिर वो ग्राम्स में हो या फिर वो मोल्स में हो, किसी भी चीज में हो, बट कितना सोल्यूट गिवन सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, गिवन सोल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यानी कि बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में कि हाउ मच सोल्यूट इज डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, ठीक। अगर कम सॉल्यूट ऐड किया होगा तो हमें सोल्यूशन कैसा मिलेगा, बहुत पतला सोल्यूशन बनेगा, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। लेकिन अगर वही हमने भर भर के उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया तो हमें फिर कैसा सोल्यूशन मिलेगा, बहुत गाढ़ा सोल्यूशन मिलेगा, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। समझ में आ गया। सो कैन बी एक्सप्रेस इधर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली, ठीक है। क्वांटिटी यानी कि जो मैंने डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन वाली बात बताई है, क्वालिटी का मतलब उसके कलर के बारे में बात करते हैं, और भी उसकी बाकी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्वालिटी वी से क्वांटिटेटिवली वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि डाइल्यूट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, हाउ मच सोल्यूट वी हैव एडेड, सो रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट और इट इज कॉन्सेंट्रेटेड। अगर हम ज्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कम सोल्यूट ऐड करेंगे तो सोल्यूशन कैसा रह जाएगा हमारा, डाइल्यूट सोल्यूशन रह जाएगा। Relatively very large quantity of salt, okay, but in real life these kinds of descriptions can be add a lot of confusion and thus needed for the quantitative description of the solution। तो बेसिकली यहाँ पे हम अलग अलग मेथड से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कौन कौन से टर्म्स है, सबसे पहला टर्म है हमारा मास परसेंटेज, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमारा, मास परसेंटेज। देखो ये जो मास परसेंटेज है, मास बाय मास है, या फिर इसको वेट बाय वेट बोल लो, वेट बाय वॉल्यूम बोल लो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल लो, ये ऑलरेडी हम 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो क्यों मैं आपको इन क्लासेस के बारे में बता रही हूँ, ताकि आपको रहे कि नहीं भाई पहली बार हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हमारे बुक में था, हम 9th 10th 11th में ये सारी चीजें पढ़कर आ चुके हैं। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है हमारे लिए ना, कि हमने पता नहीं 12th में आते बराबर क्या पढ़ लिया, ठीक है। नया पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये आपके लिए नई चीज है। चलो, तो सॉल्यूट की अगर मुझे क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होगी इन अ गिवन सॉल्वेंट, तो मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूंगी, मास ऑफ द कंपोनेंट और इन द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, चलो एक प्यारा सा जरा बीकर बना ले हम। एक हमारे पास देखो ये है बीकर, ठीक, ये है बीकर, इसके अंदर क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है, हमारे पास इसके अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब सॉल्यूशन है मतलब इसमें सॉल्यूट भी होगा और इसमें सॉल्वेंट भी होगा, इसके पास सॉल्यूट भी होगा, इसके पास सॉल्वेंट भी होगा, तब तो जाके सॉल्यूशन बना है। अब कह रहे हैं कि बस इतना बता दो, अगर हमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म फाइंड आउट करना है तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमें इतना बता दीजिए, कितना बता दीजिए कि जो हमारे पास टोटल सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में कितना होगा, है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ग्राम्स में कितना होगा और टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है इनटू 100, दैट्स इट। लेकिन अगर जो मेरा मन है कि नहीं भाई मुझे सॉल्यूट का तो फाइंड आउट करना ही नहीं है, मुझे सॉल्वेंट का फाइंड आउट करना है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी आप
सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, अभी मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन लिखा है ना, अब यहाँ पे क्या कर दोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। बट अगर जो आपने एक बार सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का फाइंड आउट कर दिया तो नो नीड टू राइट कि सेम हम फॉर्मूला वापस से लिख रहे हैं और फिर से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट करें, तो ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? ओके चलो, तो क्या करें हम, फिर क्या करें, बताना भी तो जरूरी है ना, क्या करना है। देखो हमने ये भी पढ़ा है ना, सॉल्यूट टू सॉल्यूशन, हमने ये पढ़ा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अगर जो आपने सॉल्यूट की वैल्यू निकाल ली है तो क्या यहाँ से आप सॉल्वेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, या फिर अगर जो आपने सॉल्वेंट की वैल्यू निकाल ली तो क्या यहाँ से आप सॉल्यूट की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? देखो कैसे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। अब फाइंड आउट हो जाएगा, अब आप कैलकुलेट कर पाओगे, अब मेरे ख्याल से कर लोगे, है ना, अब तो मैम हो जाएगा, है ना, अब तो हो ही जाना चाहिए। ओके तो यहाँ पे हमने देखा मास यानी कि वेट बाय वेट परसेंट। अब इसके बाद है सेकंड हमारा वॉल्यूम परसेंट, है ना, यानी कि जो भी हम सॉल्यूट लेंगे या फिर जो भी हम सॉल्वेंट लेंगे वो किस में लेंगे, एमएल में लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूले में एज सच तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, फॉर्मूले में एज सच कोई चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट का फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ये जो चीज होगी वो किस में होगी, ये होगी एमएल में, ठीक है, किस में होगी, एमएल में। अगर मुझे सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट करना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम सॉल्वेंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। और तीसरा तरीका क्या बताया था, सॉल्वेंट का अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगी, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100% माइनस यहाँ पे सॉल्यूट, ठीक है, 100 माइनस सॉल्यूट, तो उतना परसेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद वेट बाय वेट हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। सो द थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब सेम हो जाएगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा तो यूनिट का फर्क पड़ेगा। देखो मास पहले लिखा है, मतलब मास किसका निकालेंगे हम, सॉल्यूट का मास निकालेंगे, है ना, टोटल कितना हमारे पास वॉल्यूम में सॉल्यूशन है। सो सॉल्यूट का जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, फॉर्मूला तीनों का सेम है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। ऐसे ही हम सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ml of solution, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ml of solution। क्लियर? नाउ द फोर्थ वन इज
अब फोर्थ वन क्या है हमारा, पीपीएम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, समझ में आ रहा है नाम से, कि एक कोई चीज है हमारे पास, हमने उसके मिलियन टुकड़े कर दिए, उसके मिलियंस पार्ट कर दिए हैं, एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बड़ा सा समुद्र है, ठीक है, हमारे पास क्या है, बड़ा सा समुद्र है, और हमें चेक करना है कि वो समुद्र का जो पानी वो कितना खारा है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे। अब देखो कितना बड़ा समुद्र है, ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम सारे के सारे समुद्र का पानी लेके जा रहे हैं और फिर हम उसको कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट के टर्म्स को हम चेक करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ अमाउंट से हम वो वाटर के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसके अलग अलग पार्ट करके उससे वेरियस हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। सो पार्ट्स पर मिलियन, इसको क्या कहा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे भी तक हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, डिट्टो वैसा ही हमें इसका भी फॉर्मूला पढ़ना है। सो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिस भी पार्ट्स के बारे में हमें जानना है उसको हम ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल पार्ट्स इनटू 10 लाख, ठीक है, क्योंकि हमने उसको उतने ही पार्ट में, मिलियन में इसको क्या कर दिया, हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। सो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स of all the components, total number of parts of all the components of the solution into 10 raised to the power 6। तो इस तरीके से हम ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से, इसको साई भी बोलते हैं, काई भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ये बता दो फटाफट से, क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो मोल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा हमेशा जो इसकी वैल्यू रहेगी ना, वो पता है किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, ठीक है। हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है बेटा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो मान लो कि मेरे पास ना 3 कंपोनेंट है, लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट प्लस बी कंपोनेंट प्लस सी कंपोनेंट, और मुझे इन तीनों का ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं इनका मोल फ्रैक्शन, लेट्स सपोज कि मैंने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया ए का, तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए ए के, जिसका मुझे कैलकुलेट करना है उसको मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे कंपाउंड ए का। अगर वही मुझे कंपाउंड बी का कैलकुलेट करना होगा तो क्या करूंगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख दो, अपॉन में टोटल रहेगा, ठीक है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और वही अगर मोल फ्रैक्शन मुझे कैलकुलेट करना है सी का, तो एन सी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एन क्या है, मोल्स। मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोल्स कैलकुलेट किया जाता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, गिवन मॉलिक्यूलर मास। कैसे कैलकुलेट किया जाता है मोल्स, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्या है, यही फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स लिख दो। क्लियर, जिसका भी हमें मोल्स कैलकुलेट करना है सबसे ऊपर उसके नंबर, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जिस भी कंपोनेंट का, उसका मोल्स ऊपर लिख दो, अपॉन पूरे सॉल्यूशन का मोल लिख दो, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ components is equal to number of moles of the component, number of moles of the component upon total number of moles of all the component, total number of
moles of all the कंपोनेंट्स। बस इसी तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया था कि सबका अगर हम सम करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो वो किसके बराबर आना चाहिए? वो आना चाहिए 1 के बराबर, ठीक है। अगर जो आपके पास कोई दो ही कंपोनेंट दिया गया है और एक कंपोनेंट को आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे तो मान लो 3 है, हमारे पास सिर्फ ए प्लस बी ही है, तो इनका सम भी 1 के बराबर ही आएगा। अगर 5 कंपोनेंट है तो पांचों कंपोनेंट का सम 1 के बराबर आएगा। समझ में आ गया? अगर मुझे यहाँ से ए कैलकुलेट करना है, मैंने बी ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नो नीड टू राइट द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, ठीक, समझ में आ गया। तो ये है हमारा मोल फ्रैक्शन, यानी कि एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसके बाद हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? इसके बाद हम मोलारिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं मोलारिटी के बारे में। क्या होता है मोलारिटी? कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सॉल्यूट के डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। क्या बताया मैंने मोलारिटी के बारे में? कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर, 1 लीटर सॉल्वेंट 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं, ठीक है। सो मोलारिटी डिफाइन एज, ठीक है, मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, number of moles of solute dissolve in 1 liter of solution, dissolve in 1 liter of solution। तो इसी को हम कहते हैं मोलारिटी। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो ये समझो, मोलारिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कैपिटल एम। बार बार हम मोलारिटी 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 ना लिख के सिर्फ अगर कैपिटल एम भी लिख देते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो कैपिटल एम लिखा है दैट स्टैंड्स फॉर मोलारिटी। ओके, सो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आया? इसकी यूनिट क्या होगी? देखो ये मोल है तो ये मोल हो जाएगा, और ये लीटर है तो ये लीटर हो जाएगा, यानी कि यूनिट इज मोल पर लीटर। और अगर मुझे मोल पर लीटर नहीं लिखना है तो आई विल राइट जस्ट सिंपल एम, ठीक है। और अगर मैं आंसर में भी यूनिट की जगह कैपिटल एम लिख देती हूं तो वो भी करेक्ट ही होगा। या तो आप मोल पर लीटर लिख दो या तो कैपिटल एम से आप रिप्रेजेंट कर दो, पहली चीज। अब पता है क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना वो लीटर के हिसाब से लिखा है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो किसमें दिए जाते हैं? वो हमें ml में दिए जाते हैं। तो या तो पहले डायरेक्टली उसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा क्या हो जाएगा? इसको इलैबोरेट कर दो। दूसरा क्या है? इसको इलैबोरेट कर दो, अच्छे से लिख दो। फॉर एग्जांपल, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। बस यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे मोलारिटी हो मोलालिटी हो, ठीक है। हर बार ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और हमारे जो क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है? नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो मोलारिटी हो गया, अब इसी का भाई क्या है? मोलालिटी। इसका छोटा भाई है ना, तो तोतला है थोड़ा सा, तो वो मोलारिटी नहीं बोल पा रहा था, तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है मोलालिटी, है ना। अब उसने बोल दिया, अब हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसने बोल दिया है तो अब ये चीज हमको पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी हमको? मोलालिटी पढ़नी पड़ेगी। अब क्योंकि ये छोटा भाई था, है ना, तो इसको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलालिटी बड़ा भाई था तो वो कैपिटल हो गया, है ना, बड़ी एबीसीडी वाला, और ये छोटी एबीसीडी वाला हो गया छोटा m।
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मोलालिटी का रिप्रेजेंटेशन है m, स्मॉल m। अब होता क्या है मोलालिटी कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, मोलारिटी में क्या था, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे क्या है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। तो डिफरेंस समझो, वहां पे 1 लीटर सोल्यूशन था, यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute dissolve in, number of moles of solute dissolve in, ठीक है, किसमें डिसॉल्व हो रहा है, dissolve in 1 kg of solvent, किसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है 1 kg of solvent के अंदर डिसॉल्व हो रहा है ना। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन kg, सॉल्वेंट इन kg। और अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें तो ऊपर तो मोल ही रहेगा, नीचे क्योंकि किस में आ गया, सॉल्वेंट आ गया, किस में आ गया, kg में आ गया, तो मोल पर kg हो जाएगा। ठीक है, मोल पर kg कर लो, या फिर अगर हम स्मॉल m भी लिख देते हैं यूनिट में तो भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप यूनिट में स्मॉल m भी लिख कर आते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं। अब जिस तरीके से हमने मोलारिटी के लिए फॉर्मूला लिखा था उसी तरीके से हम मोलालिटी के लिए भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो m इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम, बस यही फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम। अब पता है यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, आपसे क्वेश्चन कहेंगे कि मोलालिटी कैलकुलेट करो, बट वो केजी में आपको या फिर ग्राम्स में आपको सॉल्वेंट नहीं देंगे, आपको ml में देंगे सॉल्वेंट। अब बताओ क्या कर लोगे, या फिर आपको सोल्यूशन देंगे ml में ही, लीटर में देंगे या तो ml में देंगे, आप सॉल्वेंट फाइंड आउट करोगे लेकिन किसमें, ग्राम्स में या फिर केजी में। तो ये कैसे पॉसिबल है बताओ, ये कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए हम पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम वाला। आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दी जाएगी, वॉल्यूम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उससे मास कैलकुलेट कर लेना, बस इतना सा आपको काम करना है। ठीक है, कितना सा काम करना है, बस इतना सा ही आपको काम करना है। लेट्स सपोज कि वाटर की जो डेंसिटी है ना 1 है, और आपके पास जो वॉल्यूम दे रखा है वो 500 ml दे रखा है ना, कितना दे रखा है 500 ml दे रखा है, तो 1 इज इक्वल टू मास 500 ml है। ठीक है, और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम में ले लो, चलो ठीक है, ग्राम में ले लो, ये तो हमने यहाँ पे ml में लिया है, इसका क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी ग्राम पर ml। अब इससे क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा मास कितना आ जाएगा, 50 ग्राम आ जाएगा, ये 500 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लीटर को या फिर मिलीलीटर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लीटर या फिर मिलीलीटर को हम इसी तरीके से ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ठीक है, हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म सारे के सारे पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो बचता है ना बेटा वो नॉर्मेलिटी बचता है, एंड नॉर्मेलिटी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आई थिंक 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको ब्रिज कोर्स में नॉर्मेलिटी करवाया था। अगर आपको नॉर्मेलिटी देखना है तो प्लीज जाके ब्रिज कोर्स को रेफर करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, वहां पे मोल कॉन्सेप्ट से लेकर पूरा नॉर्मेलिटी तक मैंने वो चीज समझाई है, और जो आज की क्लास में हमने सारी चीजें पढ़ी है ना ऑलरेडी वो हमने वहां पे डिस्कस किया है। सो बार बार एक ही चीज को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज जाके वो वाला लेक्चर जरूर देखिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मेलिटी पढ़े एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो मैंने वहां पे ब्रिज कोर्स में डिट्टो यही पढ़ा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, बाकी आगे की जो कहानी है
वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं पढ़ने वाली। देखो नो डाउट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी ना, ऑलरेडी आप ये 9, 10th, 11th में पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। आगे की जो आने वाली चीजें होंगी, कुछ चीजें वो आप पढ़कर आ चुके होंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पे ना एप्लीकेशन है जो बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि ओ हमने ये सोचा नहीं था, लेकिन हमारे साथ ये हमेशा होता था। उसके पीछे का रीजन आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कि उसका आखिरकार रीजन क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना। बिल्कुल मन लगा के हम इसको पढ़ेंगे और इस सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और बहुत जल्दी अपना पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो पहले ही लेक्चर पे है ना, चैप्टर खत्म करने की बात करें, कोई बात नहीं। चलिए सो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।